जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जो हिंदी साहित्य में कर रहे थे तो हम लोग ने एक ये वाला एक प्रश्न था, नई नई कविता की प्रवृत्तियां, हमारा हो गया था एकदम ढंग से। ठीक है, एक और क्वेश्चन था जो नई नई कविता और लघु मानववाद। ठीक है, इसे मैं बहुत डिटेल में आपको समझा दिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स बता दिए थे कि ये कीवर्ड्स भी लिखना है, ये सब वो सब लिखना है। बस अब ये समझ लो कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन में करना क्या है। ये मैं शायद रह गया होगा, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है लघु मानव की अवधारणा और नई कविता विषय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो मैंने कहा था बताना है नई कविता पर किस प्रकार लघु मानव वाद का प्रभाव है, वाद का प्रभाव है, ये बात बतानी है। अब इंट्रोडक्शन में क्या आप कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में आप सीधे यही बात बता सकते हो कि लघु मानववाद है क्या, डायरेक्ट सीधा सीधा लघु मानववाद क्या है। अब देखो यहां पर एक तरीका होता है, मैंने कहा था कि आचार्य शुक्ल का भी जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट है, उसको भी आप इंट्रोडक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं, जो आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट है। और क्या है, साहित्य क्या है, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, संचित प्रतिबिंब है। यही इंट्रोडक्शन आप सीधे सीधे आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ठीक है, इसी प्रकार 1960 के दशक में भी क्या हुआ, लघु मानववाद जनता की चित्तवृत्तियों की केंद्रीय अवधारणा बनी, जिस पर नई कविता आधारित हुई या नई कविता आधारित है। ठीक है, अब आप इस पे बता देंगे, इस पे क्या है, अस्तित्ववादी विचारधारा। मैंने आपको बताया था कि हाइडेगर, ठीक है, सार्त्र, इनका नाम लिखना है आपको। इन पर यानी इस पर लघु मानववाद क्या है, केंद्रीय अवधारणा, जिस पर सार्त्र के डिह्यूमनाइजेशन या आप इसको बता सकते हैं अस्तित्ववादी विचारकों सार्त्र तथा हाइडेगर आदि का गंभीर या गहरा प्रभाव है। या आप इंट्रोडक्शन इस बात को दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप यही बात बता सकते हैं, तुलना करते हैं कि प्रगतिवादी कविता क्रांति चेता मजदूर को केंद्र में रखती है, प्रयोगवादी कविता क्या करती है, सत्य की खोज करने वाले, ठीक है, सर्जक को महत्व देती है। वहीं नई कविता के केंद्र में क्या है, लघु मानव, यानी जो परिस्थितियों की चोट से खाया हुआ अपना महत्व खो चुका वो मानव है। और फिर आप वही बात बताएंगे कि वो 1960 का दशक था, स्वतंत्रता हो गया, ठीक है, भीड़ तंत्र, वोट तंत्र चला गया, फिर वही सब बात बताएंगे कि मानव अकेलापन आ गया इसमें, ठीक है, अकेलापन, पहचान का संकट, ठीक है, ये सब आ गया। मशीनीकरण हुआ तो मनुष्य की हैसियत एकदम कम हो गई, मशीनीकरण बहुत तेजी से हुआ, ठीक है, विश्व युद्ध हो रहा था, विभाजन हो रहा था, तो क्या हुआ, ये सब मैंने आपसे बहुत डिस्कशन किया, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। और फिर आपको वही एग्जाम्पल देना है, ठीक है, प्रॉपर एग्जाम्पल दे के बताना है, कैसी विचित्र है ये जिंदगी जिससे मैं जीता हूँ, फटा हुआ कपड़ा जिससे मैं सीता हूँ। तो ये क्या है, बेसिकली वो वही है, लघुता दिखाता है। फिर बताना है कि लघुता दिखा रहा है, लेकिन लघुता की स्थिति में भी वो क्या करते हैं, वो कुछ सार्थक करने की कोशिश करते हैं। और फिर आप धर्मवीर भारती की अंधा युग का एग्जाम्पल दे देंगे, मैं रथ का टूटा पहिया वाला एग्जाम्पल दे देंगे। फिर आप वही कंक्लूजन बताएंगे कि लघुता है, लघुता क्यों है, क्योंकि साहित्य का काम है यथार्थ को दर्शाना ही साहित्य का काम है, साहित्य का कार्य है। प्रगतिवादी समीक्षकों ने जहां यथार्थ के लिए क्या किया, यथार्थ के लिए मार्क्सवादी वैचारिक प्रतिबद्धता का यूज किया या उपयोग किया, ठीक है। वहीं नई कविता ने समकालीन जीवन को गहराई से महसूस किया, जिसका परिणाम लघु मानव की चेतना के रूप में दिखता है। तो ये करके आप कंक्लूजन दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब आज हम लोग बेसिकली, तो मैंने आपको प्रॉपर मतलब इस बात को बता दिया कि देखो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, ये कंक्लूजन है। अब आज हम लोग क्या करेंगे, नागार्जुन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आज नागार्जुन पे कंप्लीट करेंगे। अब नागार्जुन पे 2 प्रश्न आता है, ठीक है। तो मैंने शुक्ल जी वाला इंट्रोडक्शन आपको करा दिया कि बेसिकली शुक्ल जी का जो ये स्टेटमेंट है ना, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अभी हम देखेंगे गद्य में भी आप यूज कर सकते हो, पद में भी यूज कर सकते हो। तो किसी भी प्रकार के प्रश्न में जहां पर ऐसा कुछ आता है तो आप शुक्ल जी का स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। इसे बार बार सजेशन दूंगा, प्रदीप त्रिवेदी सर की कॉपी देखते रहिए, ठीक है, इनकी कॉपी प्रॉपर देखिए, इनकी कॉपी छोड़िए मत, जहां पे जरूरत लगेगी तो मैं भी आपको यहाँ सामने दिखाऊंगा। तो आज हम नागार्जुन करेंगे, अगली क्लास में हम मुक्तिबोध करेंगे, और हम मान लेंगे कि ये हमारा जो है काव्य वाला, यानी पेपर 1 का काव्य वाला पोर्शन खत्म। फिर पेपर 2
स्टार्ट करेंगे हम सीधे गद्य, ठीक है, पेपर 2 के साथ गद्य हम स्टार्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि वो वाकई में जरूरी है। अच्छा, इसमें मैं सजेशन दूंगा, जब हिंदी साहित्य की आप आपने जो बुकलेट खरीदी होगी हिंदी साहित्य की 13 बुकलेट, उसमें एक बुकलेट होगी व्याख्या की, एक बुकलेट कंप्लीट व्याख्या, क्योंकि उसमें 150 से 200 व्याख्या दी होंगी। तो मैं ये सजेशन दूंगा इसको पढ़ने के लिए, गद्य वाली, एक गद्य वाली व्याख्या का होगा 150 से 200 क्वेश्चन, ठीक है, ये होगा। मैं आपको पहले से ही सजेशन दे देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए, और ये आपको करना है, मेरे हिसाब से ये कर लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा होगा पद्य में, पद्य में आप बिहारी को देखेंगे, ठीक है, बिहारी को देखेंगे तो बिहारी के कम से कम 50 दोहे निपटा दीजिएगा, जिनका इस बार भी एग्जाम है ना 5-6 घंटा लगता है, 100 दोहे हैं सिलेबस में, 100 ही दोहे निपटा दीजिए। मैंने लगभग मान के चलिए 12 घंटे के करीब, मैं मतलब रात भर जगा था, बस एक बार रीडिंग करनी है कि ऐसा ना आ जाए एग्जाम एकदम नया आ जाए, कुछ एकदम आपको पता ही नहीं चले कि यार ये बिहारी है, एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि एक चीज़ और बता रहा हूँ, लास्ट ईयर बिहारी आया था तो इस बार आएगा भी नहीं, तो आप सेकंड प्रायोरिटी इसको दे सकते हैं, ठीक है। मतलब 90% मैं श्योर हूँ कि इस बार नहीं आएगा 2023 में, अब बिहारी आएंगे 2024 पे। अगर आप पैटर्न देखेंगे ना तो हिंदी साहित्य में यही पैटर्न रहा है, हिंदी साहित्य में यही पैटर्न रहा है कि एक बार कबीर, तुलसी, बिहारी पूछ रहा है, अगली बार मुक्तिबोध, नागार्जुन ऐसे पूछ रहा है। तो इस बार उम्मीद है कि आसान है, पेपर आसान है, ठीक है, नंबर भी ज़्यादा मिलेगा, तो लोड नहीं लेना है। तो यह है, तो बिहारी के 100 दोहे रीड करने आपको, कबीर वाले जो दोहे हैं इसको भी रीड करने हैं। तो कबीर के दोहे क्योंकि बहुत आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है एक्सप्लेनेशन में हम कंफ्यूज जाते हैं, तो एक्सप्लेनेशन भी जो कबीर के दोहे में जो गुरु को अंग है या विरह को जो अंग है वो देख लीजिएगा कितना सिलेबस में पार्ट है, फिर उसके पार्ट में उसको रीडिंग कर लीजिएगा। तो मैं इस पे रीड करने को जरूर बोलूंगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा। तो पद्य वाले मैंने बता दिया कि पद्य वाले में क्या करना है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तुलसीदास ये लोग समझ में आ जाएंगे, तुलसीदास इत्यादि का आपको दिक्कत नहीं होगा, वो जितना क्वेश्चन आंसर की बुकलेट में दिया है, देखो बाकी तुलसीदास और जो भी लोग हैं जितना क्वेश्चन आंसर की बुकलेट में दिया है उतना मोर देन सफिशिएंट है, केवल उतना ही पढ़िए, जितना बुकलेट में दिया ना क्वेश्चन आंसर वाले उतना ही कीजिए, लेकिन इनका पूरा कर लीजिएगा। इसी तरह से गद्य में केवल आपको 150 से 200 जो दिया है गद्य वाला, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, वो रीड करिए, उसको पढ़िए, ताकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो काम आएगा। देखिए बेसिकली अभी मैं आपको कैनवासिंग कर दूंगा, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा कि कैसे हम करेंगे इसको, ठीक है, मैं आइडिया दे दूंगा, तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपका काम बनेगा। अब देखेंगे नागार्जुन, तो पहले मैं नागार्जुन का क्या करता हूँ, आपको सीधे यही दिखाता हूँ कि हमें नागार्जुन वाले में क्या क्या एग्जाम्पल याद करने हैं, ठीक है। पहले हम नागार्जुन के एग्जाम्पल्स ही याद कर लें, फिर हम करेंगे। हाँ, देखिए अकाल और उसके बाद पूरा ही याद करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पहले ये देख लो हरिजन गाथा, तो नागार्जुन के बहुत फेमस बेलची कांड पर जो इन्होंने कविता लिखी थी, हरिजन गाथा बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माता अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हूँ पैशाचिक दुष्कांड में, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ठीक है। हरिजन गाथा पेपर 2 का हिस्सा है, लेकिन याद करेंगे तो पेपर 2 में बहुत अच्छे, पेपर 1 में भी जब अगर नागार्जुन पे प्रश्न आता है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, पेपर 2 में तो आएगा ही, मतलब आपको करना ही है हरिजन गाथा, नो डाउट, ठीक है। मे बी सर एक क्वेश्चन ही अलग से हरिजन गाथा पर ही कराते, ठीक है। फिर ये याद करना है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हो संभावित दुर्घटनाओं की, ये वाला एग्जाम्पल। हाल ही में गठित हुआ था वे विराट दुष्कांड, झोंक दिए गए थे 13 निपराध अर्जन सुसज्जित चिता में, ये वाला एग्जाम्पल। हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड, झोंक दिए थे 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में। याद रखना ये क्या है, विक्षोभ दिखा रहा है, नागार्जुन दुखी हैं, गुस्से में हैं, विक्षोभ दिखा रहा है, विक्षोभ। ये फिर यहां पर देखेंगे, ठीक है, क्रांति की बात करें नागार्जुन, मार्क्सवादी क्रांति की, श्याम सलोना या अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा, आज यही संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार पड़ेगा। उसमें आपको पता होगा कि उस समय संपूर्ण क्रांति है ना, जेपी आंदोलन ये सब चल रहा था। तो ये 3-4 एग्जाम्पल मेरे लिए महत्वपूर्ण है जो हम इसमें याद रखेंगे हरिजन गाथा में। इसके बाद आप 1-2 और याद कर लीजिए, कोई लोड नहीं है, मतलब ये महत्वपूर्ण है। फिर अकाल और उसके बाद पूरा ही याद कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। इवन ऐसे में भी काम आ जाता है, कहीं भी काम आ जाता है अकाल उसके बाद, तो पूरा ही याद कर लीजिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया सोई उनके पास। अब आपको देख रहे हैं पूरा राइमिंग सेट हो रहा है बढ़िया से, ठीक है, ये हो गया, याद करना है। इसके बाद ये 2 एग्जाम्पल के बाद
इन्होंने क्या किया, बहुत सारी कविताएं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, बादल को घिरते देखा है, कहाँ गया, बादल को घिरते देखा है, नहीं आएगा, हाँ, बादल को घिरते देखा है, कोई बात नहीं, बादल को घिरते देखा है, मैं ये याद रख लीजिए, ठीक है। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शिखर पर, और एक है कहाँ गया धनपति कुबेर वो, ठीक है, एक ही याद रख लीजिए, मृगशाला पर पलथी मारे मदिरा दूर आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की। देखिए समझ रहे हैं, अपनी कविता में किन्नर किन्नरियों को शामिल कर लेना ये नागार्जुन के ही बस की है। सोचिए किन्नर भाई पशु की बात नहीं की, मतलब पशु की बात कर रहे हैं बाद में, हिरण और इन सब की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए मानव का जो सबसे आप कह सकते हो हास्याकृत वर्ग है किन्नर किन्नरी, उनको उठा रहे हैं, अप्सराओं की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, तो ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर चकवा चकी प्रसंग तो खैर होता ही है यार, बादल को गिरते देखा है, कविता यहाँ पे होनी चाहिए थी यार, ताकि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स मुझे और करवाने थे, बादल को गिरते देखा है। हाँ ये वाला, कहाँ गई धनपति को, ये याद रख लीजिए, ठीक है, ये इतना याद ही करना है आपको। क्यों, डिपेंड्स की कितना प्रश्न आएगा आप उसको कर लेंगे, पेपर 2 में ये काम का आएगा, पेपर 1 में उतना काम का नहीं है, पेपर 1 में उतना काम नहीं, पेपर 2 में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ गया धनपति कुबेर व कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, जाने दो कवि कल्पित था वह, मैंने तो भीषण जाड़ों में महामेघ को झंझानील से गरज गरज भीड़ते देखा है, इतना एटलीस्ट याद रख लीजिए, ठीक है। और फिर ये अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं कि वो कल्पनाओं पर भी प्रश्न उठाते हैं, बहुत सही से बातें हैं, वो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, हम इसको देखेंगे, ठीक है, इसको आपको लोड नहीं लेना है ना, तो ये याद करना है। इसके बाद ठीक है, बस ये हो गया, ठीक है। अब ये याद रखना है, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है एक, तो ये इतना याद रख लीजिए, ठीक है। एक ही याद रख लीजिए, हरजन गिरजन भूखों मरते हम डोले वन मन में, तुम रेशम की साड़ी डांटे उड़ती फिरो गगन में। डायरेक्ट सीधे किसको कह रहे हैं पता ही होगा आपको, डायरेक्ट शायद इंदिरा गांधी के ऊपर ही कमेंट कर। लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, आए दिन बाहर के, राजनीतिक व्यंग। फिर घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाले की, याद रखना है, ठीक है। सारा काम का नहीं आएगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन कुछ याद रखना पड़ेगा हम लोग को। फिर एक ये याद रखना है, मानव होकर मानव के ही चरणों में मैं रोया, दिन बागों में बीता रात को पटरी पर मैं सोया, एटलीस्ट इतना याद रख लीजिए। कभी घुमक्कड़, सबसे अच्छी बात है कि आराम से याद हो जाएगा, बहुत लोड नहीं है, ठीक है। कभी घुमक्कड़ यार दोस्त से मिलकर, कभी अकेले एक एक दाने की खातिर 100 पापड़ बेले। आप देखोगे जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, तो नोट्स में मैंने ये सब एग्जाम्पल्स लिखे हैं, क्योंकि मैंने ये रटे थे, ये एग्जाम्पल्स मैंने खूब रटे थे आखिरी में जाते जाते, और इसीलिए मुझे पेपर 2 में नंबर भी ढंग के मिले थे, क्योंकि जो वो है ना मेरा तैयार हो गया था ढंग से, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ध्यान रखिएगा, ये एक लाइन ये याद रखना है, पैदा हुआ था मैं दीनहीन अपटित किसी कृषक कुल में, इतना याद रखना है, ठीक है। बस ये याद रखिए, आपका काम हो जाएगा, इतना याद रखिए, फिर बाकी देखा जाएगा। अब प्रश्न पढ़ते हैं हम नागार्जुन पे, 2 प्रश्न हैं, एक है नागार्जुन जन कवि हैं चर्चा करें, ठीक है, नागार्जुन जन कवि हैं चर्चा करें, और दूसरा है जिंदगी का अभाव और संघर्ष ही नागार्जुन के काव्य संसार की जलवायु है। तो जिंदगी का अभाव और संघर्ष ही नागार्जुन के काव्य संसार की जलवायु है। कोई एक और कवि ऐसा था जिसके जिंदगी में अभाव और संघर्ष ही था, याद होगा, प्रमुख कवि निराला। तुलना पक्की बात है करनी है, जब दिख रहा है कि प्रश्न कह रहा है भाई तुलना कर 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 तुलना, तो तुरंत ध्यान में रखना इस बात को। कह रहा है विक्षोभ उनकी कविता का केंद्रीय स्वर है, विक्षोभ मतलब गुस्सा, दुख, ये विक्षोभ क्या है, उनकी कविता का केंद्रीय स्वर है। इस कथन के आलोक में, तो ये कथन एक दे रहा है, कह रहा है नागार्जुन के काव्य कर्म पर विचार कीजिए। नागार्जुन ने क्या क्या लिखा उस पर विचार करना है, बस बेसिकली मूल्यांकन कर रहे हैं, नागार्जुन के काव्य कर्म का मूल्यांकन करना है कि क्या सही बात है जिंदगी का अभाव और संघर्ष ही नागार्जुन के काव्य में दिखता है, क्या विक्षोभ उनकी कविता के केंद्रीय स्वर के रूप में दिखता है। अब देखो विक्षोभ किस चीज पर, विक्षोभ दुख किस चीज पर, दुख जनता की हालत पर, दुख अपने जीवन पर, दुख
हरिजन वाला जो त्रासदी हुई उस पर। तो जब ये जनता की बात कर रहे हैं, जब हरिजन की त्रासदी की बात कर रहे हैं, तो अपने आप में ये जन कवि हो जाएंगे। ठीक है, बस समझना, लिंक कर रहा हूं बेसिकली, अभी आपको बस ऊपर ऊपर समझा रहा हूं, अभी मैं आंसर प्रॉपर ढंग से लिखूंगा, चिंता मत करना, बस लिंक कर रहा हूं। बेसिकली इस क्वेश्चन का कंटेंट और इस क्वेश्चन के कंटेंट में सिमिलैरिटी होगी। हिंदी साहित्य में सबसे अच्छी बात यही है, अगर आपको 4-5 एग्जाम्पल याद आ गए ना, बस मतलब वही मैं कह रहा हूं, जितने मैंने एग्जाम्पल बताए उसका अगर आपको 60% या 50% भी याद है, अगर बस आइडिया है कि अच्छा ये तो लिखा था कुछ, तो उसमें क्या करना है, क्योंकि आप देखो मैंने जितने एग्जाम्पल बताए, सीधी बात है आप पूरा लिख नहीं पाओगे एग्जाम में, 100% श्योर है कि आप पूरा एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। तो बेहतर क्या है कि हमें आइडिया रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक लाइन एटलीस्ट लिख सकते हैं, उसकी एक लाइन कोई बता सकते हैं, उसको हिंट में डाल सकते हैं, उसको एग्जाम्पल पूरा नहीं लिखना भी नहीं है, पूरा लिख भी नहीं पाओगे, प्रश्न की ना डिमांड है ना उतना लिख पाओगे, लेकिन उस समय जो वो एक एक लाइन है ना, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी अभी देखो, ठीक है, तो ये बात समझना। तो अब यहां पर देखेंगे, अब पहले हम क्या करते हैं, पहले यही प्रश्न कर लेते हैं, नागार्जुन जन कवि हैं, चर्चा करें। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब नागार्जुन जन कवि हैं। अब देखो अब एक चीज समझना, थोड़ा सा याद दिलाता हूं, जन कवि और कौन कौन था, जन कवि, राष्ट्र कवि, सिमिलर बातें हैं। राष्ट्र कवि क्या करता है, राष्ट्र की समस्याओं पर चिंतन करता है, संघर्ष की ऊर्जा देता है। याद आ रहा है कुछ कुछ डेजा वू टाइप का हो रहा है, दिनकर के बारे में हमने लिखा था जब। तो बेसिकली जब ऐसा कोई प्रश्न आता है ना कि जन कवि कौन ये हैं, चर्चा कीजिए, राष्ट्र कवि ये हैं, चर्चा कीजिए, सीधी बात है इंट्रोडक्शन। अब मैं सीधे यहीं पे समझा रहा हूं, इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही वो स्फीयर बता देना है कि ये क्वालिटी होगी इस व्यक्ति में, तो हम इसको कर देंगे जन कवि। पहले आपको इंट्रोडक्शन में बता देंगे जन कवि होने का तात्पर्य ये चीज है, मतलब जनता की समस्याओं पर बात करे, विचारधाराओं की अगर बात हो या किसी अगर विचारधारा को मानता हो, और अगर जनता की बात आ जाए तो उस विचारधारा को त्याग दे। जैसे अगर नागार्जुन की बात करें तो माना जाता है ये प्रगतिवादी हैं, ये प्रगतिवादी लेखक है। ठीक है, प्रगतिवादी लेखक है, नागार्जुन के बारे में माना जाता है। लेकिन जब बात आती है जनता की तो कहते हैं क्या है दक्षिण, क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। ये कहते हैं भैया रोटी जरूरी है। ठीक है, रोटी जरूरी है। आपने देखा होगा, अभी हमने प्रयोगवादी कवियों वाले में नई कविता में हमने पढ़ा कि क्या किया कि 3 लोग को गोली लगी, 3 मरे, एक बोला गांधी, एक के मुंह से निकला अंबेडकर, और एक के मुंह से निकला टमाटर, जो भी है कुछ भी लिखा था, समथिंग याद करेगा, ऐसा ही कुछ सिमिलर था। तो क्या ये कहते भैया भूख मिटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये उस समय अपनी विचारधारा को भी छोड़ त्याग देते हैं। तो आप देखेंगे हमारे इतिहास में कबीर को आप जन कवि मान सकते हैं। कबीर जन कवि क्यों हैं, जनता की बात कहते हैं सीधे सीधे, हिंदू को भी लताड़ते हैं, मुस्लिम को भी लताड़ते हैं, किसी एक विचारधारा में बंधे नहीं है कबीर। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, कबीर दोनों को लताड़ते हैं, जनता की बात करते हैं। कबीर कहते हैं कबीर क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। याद है, कबीर ये बात कहते हैं, है ना। थोड़ा सा आइडिया लीजिएगा। तो जब हम जन कवि नागार्जुन लिखेंगे ना, जन कवि नागार्जुन, तो हम पक्की बात है कबीर को, तुलसी भी क्या है, जन कवि है। तुलसी की रचनाएं जनता तक फैली हुई है। तुलसी है ना, बनिक है ना, खेती न किसानी को, भिखारी को न भीख बली, पूरी जनता की समस्याओं को दर्शाते हैं। राम राज्य के माध्यम से समाधान भी देते हैं। तुलसी भी क्या है, जन कवि है। तो अब मैं बात करूंगा, अगर मैं कहूं सबसे पहले आप क्या कहेंगे, जन कवि की कसौटियां, जन कवि की कसौटी बताएंगे। और यहां पर जन कवि की जब कसौटी बताएंगे इंट्रोडक्शन में, तो आप बताएंगे क्या हो, जनता की समस्याओं, दुख, दर्द, पीड़ा को समझे तथा उसके प्रति संवेदनशील हो। ठीक है ना, संवेदनशील हो। फिर पहली बात तो ये हो गई, दुख दर्द समस्याओं को समझे। दूसरा क्या हो, किसी विचारधारा एवं जनता की बात आए तो जनता को क्या दे, प्राथमिकता दे। फिर उसका शिल्प यानी कथन, बेसिकली अब यहां पे शिल्प पक्ष भी आएंगे, संवेदना पक्ष तो दिखाएंगे, शिल्प पक्ष भी देंगे। यानी उसकी भाषा शैली, उसकी लेखन शैली इस प्रकार की हो
कि जन जन तक सुग्राह्य हो जाए, सुग्राह्य हो जाए, है ना। ध्यातव्य है हिंदी साहित्य में कबीर एवं तुलसी मध्यकाल के या भक्ति काल के आप कह सकते हो प्रमुख जन कवि हैं। वहीं आधुनिक काल में इन कसौटियों पर मुक्तिबोध तथा नागार्जुन जैसे कवि आते हैं। नहीं, अब रुको, यहां पर जनता को, विचारधारा जनता को यहीं से कर देना, शिल्प वाला बाद में लिखना, पहले संवेदना के बाद ये लिख देना। देखो, तो ये अपना किसी विचारधारा जनता की बात है तो जनता को प्राथमिकता दे, तो आप कहेंगे ध्यातव्य कबीर एवं तुलसी प्रमुख है। वहीं आधुनिक काल में मुक्तिबोध और नागार्जुन प्रमुख हैं। हालांकि लेखक या कवि का शिल्प ऐसा हो कि वह जन जन तक सुग्राह्य हो सके। इस आधार पर मुक्तिबोध की रचनाएं कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती हैं, जबकि नागार्जुन श्रेष्ठ जन कवि, क्योंकि भाई मुक्तिबोध क्या करते हैं, फैंटासी शिल्प, ऐसे जटिल जटिल शब्दों की, ऐसे जटिल जटिल परिकल्पनाओं का प्रयोग कर देते हैं कि जन कवि के रास्ते से बाहर हो जाते हैं, लेकिन नागार्जुन आ जाते हैं। तो आप ये बात समझना, ये इंट्रोडक्शन आपको बताना है, ठीक है, आपको ये इंट्रोडक्शन बताना है। तो क्या है ये देखो, जन कवि क्या है, जो कविता को जन जीवन के प्रति जवाबदेह बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, जिसमें जन जीवन के प्रश्नों और समस्याओं को ही कविता की विषय वस्तु बनाया गया। ये इंट्रोडक्शन एकदम यही समझिए सीधे सीधे, ठीक है ना। आप चाहें तो यहां से ये बात लिखते हैं, कबीर से शुरू होकर यह परंपरा तुलसी, भारतेंदु, निराला, मुक्तिबोध के हाथों समृद्ध होते ही नागार्जुन में पूर्णता प्राप्त करती है, ठीक है, नागार्जुन में अपनी पूर्णता प्राप्त होती है। तो ये बात ध्यान रखना, है ना। यही इंट्रोडक्शन लिख दो, सबसे बढ़िया यही इंट्रोडक्शन लिख दो। कसौटियां, ठीक है, कसौटियां क्या करेंगे बताते जाइए। देखो, दो तरह का आंसर हो सकता है, या तो आपने कसौटी ही इंट्रोडक्शन में बता दी, फिर प्रत्येक कसौटी पर कस कस के चेक कर लिया, एक ये भी तरीका है जो मैं करता हूं एग्जाम में, और एक तरीका यहां पर दिया हुआ है। यहां पर क्या तरीका दिया, यहां पर कह रहा है पहले तो हमने ये बता दिया कि जन कवियों का विकास किस प्रकार हुआ, ठीक है, कि कबीर, तुलसी, है ना, तुलसी, भारतेंदु, निराला, मुक्तिबोध से होते हुए नागार्जुन में जन कवित्व अपनी पूर्णता पे पहुंचता है, ठीक है, पूर्णता पर होता है। आप इस बात को बताएंगे जन कवि होने की कुछ कसौटियां हैं, नागार्जुन की विशिष्टता है कि लगभग हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। अब कसौटी के हिसाब से आप बताएंगे, ठीक है, कसौटी पर बताएंगे। तो आप क्या बताएंगे, यही पहली कसौटी ये बताएंगे। शिल्प वाली कसौटी देखो सबसे लास्ट में बताना है, शिल्प वाली कसौटी सबसे लास्ट में बताना है, जन कवि होने के शिल्प वाली कसौटी सबसे लास्ट में बताना है। तो आपको ये बात बतानी है कि जन जीवन की समस्या से, यानी जन कवि की पहली पहचान है कि जन जीवन की समस्या से किस प्रकार गहराई से जुड़ा है, ठीक है, किस प्रकार गहराई से जुड़ा है। नागार्जुन जनता के प्रति इतने ज्यादा संवेदनशील हैं, ठीक है, या नागार्जुन जैसी जनता के प्रति संवेदनशीलता केवल कबीर जैसे रचनाकारों में ही दिखता है, नागार्जुन कहते हैं, रोता हूं लिखता जाता हूं, कवि को बेकाबू पाता हूं। तो पहला पॉइंट केवल इतना, ठीक है, इसी में ऐड करना है। जन कवि जनता के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, या ठीक है, आप कह सकते हैं जन कवि जनता के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, विचारधारा से ज्यादा महत्व जनता को देते हैं, ठीक है, वे विचारधारा से ज्यादा महत्व जनता को देते हैं। नागार्जुन प्रतिबद्ध मार्क्सवादी हैं, परंतु वह विचारधारा के ऊपर जनता के पक्ष में खुलकर खड़े होते हैं और कहते हैं क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम, ठीक है, क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। ध्यान रखिएगा, अकाल और उसके बाद, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी याद दिला दे रहा हूँ, बस अकाल और उसके बाद में ना मार्क्सवादी बड़ा चिढ़ गए थे अकाल और उसके बाद, क्योंकि वो उन्होंने क्या किया, जब खाना मिल गया ना, तो उन्होंने क्या लिख दिया, चमक उठी घर भर की आंखें बड़े दिनों के बाद। मतलब क्रांति की घोषणा नहीं कर रहे हैं, खाना मिलते ही चमक गई आंखें, खुश हो गए घर वाले, वो ये बात दर्शा रहे है ना। मार्क्सवादी कह रहे यार पेट भर देना केवल समस्या का समाधान थोड़ी ना है, पेट भर देना केवल समस्या का समाधान नहीं है। मार्क्सवादी ये बात लड़ाई करने लगे, इन्होंने कहा नहीं,
यांत्रिक अनुकरण नहीं करता है। तो आप इस बात को चाहे तो दूसरे पैराग्राफ को इस तरह से लिख दें, मतलब पहले पैराग्राफ में ऐड करना है, ध्यान रखिए, संवेदनशीलता और वैचारिक प्रतिबद्धता एवं जनता में जब संघर्ष आता है तो वो जनता को प्राथमिकता देते हैं, जनता के पक्ष में खुलकर खड़े होते हैं, ये बात बताएंगे। प्रतिबद्ध इसी प्रकार या यही तेवर अकाल और उसके बाद में भी दिखता है, जहां भोजन को वे मूलभूत आवश्यकता मानते हैं, जिससे मार्क्सवादी आलोचक या आप इसको ऐसे मत देखिएगा, भोजन को मूलभूत आवश्यकता मानते हैं और मार्क्सवादी मार्क्सवादी विचारधारा का यांत्रिक अनुकरण नहीं करते हैं। ठीक है, ये आ गया। फिर क्या बताना है? जन कवि की एक अन्य पहचान यह है कि वह तात्कालिक यथार्थ को स्पष्ट दृष्टि से देखता है। नागार्जुन भी यह देखते हैं कि किस प्रकार लोकतंत्र के नाम पर धनी विशिष्ट वर्ग सत्ता का मालिक बन बैठा है, ठीक है, सत्ता का मालिक बन बैठा है और ठीक है, और अंग्रेजों के शासन का स्थान भारतीयों ने ले लिया है, जबकि आम जनता की स्थिति वही की वही रही है। और इन प्रसंगों में वे कठोर राजनीतिक व्यंग करते हैं, जो कि ठीक है, जो कि उनके गुस्से के रूप में फूट पड़ता है, चाहे तो ये इस बात को बता सकते, जो कि बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी प्राकृतिक दुर्घटनाओं में बड़े नेताओं को हवाई जहाज द्वारा संरक्षण करते हुए देख के गुस्से के रूप में फूट पड़ता है। तो यही है, हरजन गिरजन भूखों मरते, हम डोले वन वन में, तुम रेशम की साड़ी डाटे उड़ती फिरो गगन में। ठीक है, तो ये बात आप बता सकते हैं सीधे है ना। फिर आप क्या बताएंगे? ये हो गया। अब बताएंगे ये अगला पॉइंट। जन कवि की एक और महत्वपूर्ण पहचान होती है कि उसकी कविता जनसाधारण के प्रति अत्यंत सुग्राह्य हो। दातव्य है, कबीर और तुलसी इस पंक्ति में सबसे आगे खड़े होते हैं, जबकि मुक्तिबोध जैसे कवि यहां पर जनता के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता के बावजूद कमजोर होते हैं, है ना। मतलब यही पॉइंट आपको बताना है, इसी बहुत शॉर्ट में बताना है, ठीक है। और नागार्जुन सीधे जनता तक अपनी पहुंच रखते हैं, ठीक है ना। हरिजन गाथा जैसी रचनाएं या हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद जैसी रचनाएं न केवल किसान की चौपाल से लेकर काव्य रसकों की गोष्ठी तक, ठीक है, दलित से लेकर, या फिर आप ऐसे लिखना, ऐसे, ये हरिजन गाथा, बादल को घिरते देखा है और अकाल और उसके बाद, ये तीन रचनाएं, ठीक है, रचनाएं किसानों की चौपाल से लेकर काव्य रसकों की गोष्ठी तक तथा दलितों से लेकर, ठीक है, दलितों से लेकर अत्यंत सुंदर हिमालयी प्रसंगों तक अपनी पहुंच रखती है। नागार्जुन की रचनाओं में, ठीक है, नागार्जुन की रचनाओं में लोक सामान्य जीवन हर कदम पर दिखता है, ठीक है, लोक सामान्य जीवन हर कदम पर दिखता है तथा उन्होंने चर अचर जगत सभी को अपनी रचनाओं में शामिल किया है। उन्होंने कटहल, रिक्शा, किसान मजदूर, ठीक है, गार्हस्थ्यिक और दायित्व मूलक प्रेम आदि पर कविता लिखी, जो कि जनसाधारण के जीवन से जुड़ता है। अकेलेपन में उन्हें पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल नजर आता है, ये डाल दीजिएगा, घोर निर्जन परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, ठीक है, सिंदूर तिलकित भाल, ये बात आप प्रॉपर बताएंगे, ठीक है, ये बात आप बताएंगे। फिर आप वही निष्कर्ष लिखेंगे। स्पष्ट है, नागार्जुन की कविता का रेशा रेशा जनजीवन के संदर्भों से निर्मित हुआ है, ठीक है, जनजीवन के संदर्भों से निर्मित हुआ है तथा विशिष्ट और उदात्त की उपेक्षा और साधारण के प्रति प्रतिबद्धता की मिसालें
पेश करता है। तो ये आपका हो जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कंक्लूजन। तो जन कवि नागार्जुन में ये आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। नागार्जुन जन कवि हैं। अब बेसिकली यही बात समझिएगा, यहां पर भी हमें देखना है। अब देखो, अब कह रहा है जिंदगी, अब सेकेंड क्वेश्चन पर हम देखते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये एग्जांपल से याद कर लोगे ना तो शब्दों को देखो, शब्द आप खेल लोगे, मुझे पता है, ठीक है। मुझे पता है कि आप शब्दों से खेलने में अब तक माहिर हो चुके होगे। मैं बेसिकली बस ये बताना चाह रहा हूं कि आंसर में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले पॉइंट्स आपके दिखने चाहिए। मैं ये कोशिश आपको बेसिकली जो लिंकेज है, जैसे कबीर से जोड़ना, तुलसी से जोड़ना, ठीक है, मुक्तिबोध से जोड़ना, जो लिंकेज है मैं उस पर फोकस ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। मुझ पर फोकस ज्यादा कर रहा हूँ। इतना समझते हो कि अब तक आप समझदार बन चुके होंगे, क्योंकि हम लगभग पद्यखंड समाप्त कर चुके हैं, लगभग पद्यखंड समाप्त कर चुके हैं। तो इतने आंसर के बाद लगभग आप देखोगे कितने आंसर हो गए, बहुत अच्छे खासे, लगभग 200-250 क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी करा दिए गए, ठीक है, ऑलरेडी आपको करा दिए गए। अब ध्यान रखना, थोड़ा प्रश्न को समझना, प्रश्न की समझदारी बहुत जरूरी है। जिंदगी का अभाव और संघर्ष नागार्जुन के काव्य संसार की जलवायु है, विक्षोभ उनकी कविता का केंद्रीय स्वर रहा है। दो चीजें हैं, ध्यान में रखिए। नागार्जुन को हम क्या मानते हैं? नागार्जुन को हम मानते हैं कि ये क्या है, ये मार्क्सवादी रचनाकार हैं। यही तो मानते हैं कि मार्क्सवादी क्या है, या आप कह सकते हो प्रगतिवादी लेखक है ना। और प्रगतिवादी लेखकों की रचनाओं में केंद्रीय स्वर क्या रहता है? केंद्रीय स्वर क्या रहता है? विक्षोभ रहता है, नो डाउट विक्षोभ रहता है। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ी बात रहती है कि समस्याओं को जन क्रांति के माध्यम से समाधान करना तथा संघर्ष के लिए तैयार करना, है ना, और तनाव उत्पन्न करना, समाज में तनाव उत्पन्न करना। मार्क्सवादी लेखकों की यह महत्वपूर्ण विशेषता है, हम पढ़ चुके हैं। नागार्जुन यहां पर थोड़े अलग हो जाते हैं। अभी हमने देखा कि वैचारिक प्रतिबद्ध नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम यांत्रिकता का पालन करते हैं, मार्क्सवादी यांत्रिकता का पालन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वे क्या करते हैं, इस अर्थ में विशिष्ट हैं कि अपने जीवन के संघर्षों को भी व्यक्त करते हैं। और वास्तविकता में निराला जिस प्रकार से अपने जीवन के अभाव, संघर्ष इत्यादि से पीड़ित थे, नागार्जुन में भी लगभग सिमिलर बात है। देखो नागार्जुन ये कह रहा ना, मानव होकर मानव के ही चरणों में मैं रोया, दिन बागों में बीता, रात को पटरी पर मैं सोया। कितनी बुरी कंडीशन है। नागार्जुन खुद के जीवन का क्या बता रहे हैं? पैदा हुआ था मैं दीनहीन अपठित किसी कृषक कुल में। रवि ठाकुर इनकी कविता है, यही बता रहे ना, पैदा हुआ था दीनहीन अपठित किसी कृषक कुल में। ठीक, ये बात समझिएगा। ये दिख रहा है अभाव और संघर्ष। जब वे बस के ड्राइवर, बस का ड्राइवर को बता रहे हैं, बस के ड्राइवर को बता रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं? वो जीवन के अभाव और संघर्षों को जो दिखा रहे हैं, भैया बस का ड्राइवर है, देखो कैसा जीवन का अभाव और संघर्ष है उसका। तो ये बात थोड़ा आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ, ये एग्जाम्पल्स मुझे जिंदगी का अभाव और संघर्ष वाले में दिखाना है, काव्य संसार की जलवायु इसमें दिखाना है। फिर दिखाना है विक्षोभ उनकी कविता का केंद्रीय स्वर है। विक्षोभ, ठीक है, विक्षोभ उनकी कविता का केंद्रीय स्वर है। विक्षोभ मतलब व्यंग, गुस्सा। अब व्यंग वाला एग्जांपल याद है, तुम रेशम की साड़ी डालो उड़ती फिरो गगन में, ठीक है। जब वो जन कवि की घोषणा करते हैं, जब वो कहते हैं कि मैं तो जन कवि हूं, साफ कहूंगा, ठीक है, जन कवि हूं, साफ कहूंगा। या क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। तो क्या कर रहे हैं? विक्षोभ किसके प्रति? विचारधारा के प्रति भी विक्षोभ रखते हैं, ठीक है। जब वो हरिजन गाथा कविता लिख रहे हैं, हरिजन गाथा में लिख रहे हैं संपूर्ण क्रांति, श्याम सलोना या अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा, आज ये संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा, ठीक है। श्याम सलोना अछूत शिशु जब बात करें तो विक्षोभ उस समाज के प्रति, उस तंत्र के प्रति, राजनीतिक लोकतंत्र के प्रति। जब वे देखते हैं कि कैसे बेलछी कांड हो गया, तो वो क्या करते हैं? बेलछी कांड हो गया तो वो क्या करते हैं? वो इसके प्रति भी विक्षोभ व्यक्त करते हैं, पूरी तरह से विक्षोभ व्यक्त करते हैं। तो ये बात आपको दिखानी कि हाँ भाई, विक्षोभ उनकी कविता का केंद्रीय स्वर है, ठीक है, केंद्रीय स्वर है। तो अब यहां पर आप स्टार्ट करेंगे सीधे सीधे, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे लिखेंगे नागार्जुन के काव्य का। अब यहां पर बहुत सही है, अब हम सीधे सीधे काम करेंगे। बस हमें ध्यान रखना है हरिजन गाथा को कोट करना है। जो अभी हमने व्यंग वाला पढ़ा, राजनीतिक व्यंग वाला पढ़ा, हमें वो कोट करना है। हमें यह भी दिखाना है कि कैसे वैचारिक प्रतिबद्धता से आगे निकलकर, ठीक है, विचारधारा के प्रति भी विक्षोभ व्यक्त करते हैं। तो हमें ये तीन बातें अपने आंसर में जरूर दिखानी। तो बेसिकली मैंने जो एग्जांपल्स आपको बताया ना, वो आपके आंसर में जरूर दिखने चाहिए।
ये करके फिर कंटेंट आप मैनेज कर लोगे। कंटेंट ऐसा नहीं है कि आप फिर हिंदी के शब्द ना, हो सकता है कि मैं बताते बताते इमला ना बना पाऊं, आप अच्छे से बना लोगे। लेकिन ये चीज, ये तीनों बातें आपके आंसर में दिखनी चाहिए। वो सबसे ज्यादा कह सकते हो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कोई चीज अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वही है। ठीक है, बस एक सेकंड का ब्रेक। ठीक है, तो ये बात समझिएगा, ये प्रॉपर इस बात को आप समझिएगा कि ये आपको ऐसे करना है। तो ये हो गया जिंदगी का अभाव और संघर्ष ही नागार्जुन के काव्य की जलवायु है। अब इंट्रोडक्शन क्या बताना है? इंट्रोडक्शन में निराला से तुलना करनी है इंट्रोडक्शन में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निराला से जरूर बताएंगे। तो अब क्या बताएंगे? ऐसे ही निराला के काव्य का मूल्यांकन करते हुए प्रगतिवादी आलोचक उन्हें मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिष्ठापक कवि मानते हुए क्रांति चेतना को उनकी कविता का केंद्रीय स्वर मानते हैं। लेकिन कुछ अन्य आलोचक उनकी कविता का केंद्रीय स्वर या उनके काव्य कर्म का मूल आधार निराला के समान ही, निराला या फिर है ना निराला, बस ऐसे लिख देना, बस इतना ही ऐड करना, निराला के समान ही उनके खुद के जीवन के अभाव और संघर्ष से जोड़ते हैं। और वे कहते हैं उनकी कविता का केंद्रीय स्वर विद्रोह और क्रांति नहीं बल्कि विक्षोभ है, विक्षोभ है, जो कि किसी भी जन कवि का सहज स्वभाव होता है। जन कवि, यहीं पे कोट कर देना, नागार्जुन जन कवि है, अपना आंसर अपनी तरफ से मोड़ लेना है। जन कवि का सहज स्वभाव होता है, सहज स्वभाव होता है। और फिर आप बताएंगे कि व्यक्तिगत संघर्ष कई स्तरों पर दिखता है, कई स्तरों पर दिखता है। ठीक है, तो अपनी विभिन्न रचनाओं में नागार्जुन ने अपने व्यक्तिगत जीवन के अभाव और संघर्ष को व्यक्त किया है, ठीक है, को व्यक्त किया है ना। एक उदाहरण दृष्टव्य है, एक उदाहरण दृष्टव्य है। तो आप ये बात बताएंगे, मानव होकर मानव के चरणों में मैं रोया, दिन बादों में बीता, रात को पटरी में सोया। ठीक है ना। फिर क्या बताएंगे, है ना, फिर आप क्या बताएंगे? निराला के समान ही एक पिता और पति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह, या निराला ने जिस प्रकार सरोज स्मृति आदि रचनाओं में, ठीक है, एक पिता और पति के दायित्व का निर्वहन न कर पाने को दर्शाया, उसी प्रकार नागार्जुन भी कर्तव्यों का निर्वाह न कर पाने के अपराध बोध से ग्रस्त हैं। और वे कहते हैं, ये बात चाहे तो लिख दीजिएगा, हृदय में पीड़ा, दृगों में लिए पानी, है ना। नहीं यार, इसको थोड़ा ऐसे मत लिखो, अभी मजा नहीं है, छोड़ो, इसको ऐसे नहीं लिखना है। थोड़ा सा मैं इसको और बढ़िया से लिंक कराना चाहता हूँ, उसको ऐसे लिखिए। ठीक है, तो आपको ये बताना, ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ, अब नए तरीके से लिखो। अब बताना है, ये पहला पॉइंट तो हो गया कि जीवन के संघर्ष के बहुत सारे, है ना, संदर्भ मतलब मौजूद हैं। ठीक है, फिर आपको बताना है नागार्जुन अपने जीवन के हालतों, नागार्जुन रवि ठाकुर कविता में कहते हैं, पैदा हुआ था मैं दीनहीन अपठित कृषि कुल में, तथा अपने हालतों का, इसी प्रकार अपने हालतों का हवाला देते हैं, है ना, हालतों का हवाला देते हैं। और इस संदर्भ में वह निराला के सरोज स्मृति से आगे बढ़ के, ठीक है, निराला के सरोज स्मृति से आगे बढ़ के पिता और पति के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन न कर पाने की व्यथा को भी दर्शाते हैं, व्यथा अपराध बोध के रूप में दर्शाते हैं, तथा साथ ही ठीक है, साथ ही ड्राइवर या बस का ड्राइवर, ठीक है, बस का ड्राइवर सिंदूर तिलकित भाल आदि के साथ क्या करते हैं? इसी काव्य कर्म को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट देख लीजिएगा एक बार, सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ये हो गया व्यक्तिगत अभावों के साथ साथ, ठीक है, व्यक्तिगत अभावों के साथ साथ
एक जन कवि होने के नाते न केवल उनका न केवल विक्षोभ, ठीक है, न केवल विक्षोभ, या फिर आप कह सकते हैं जन कवि होने के नाते नागार्जुन व्यक्तिगत संघर्षों का विस्तार, सामाजिक अन्याय, गरीबी और शोषण तक करते हैं, ठीक है, शोषण करते हैं। उनकी कविताएं विक्षोभ के स्वर को धारित करते हुए जहां एक ओर हरिजन गाथा पर क्रांति की चेतना जगाती है, और वहीं पे एग्जाम्पल लिखेंगे भाई, श्याम सलोना अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा, यही वाला है ना। वहीं विचारधाराओं को खारिज करते हुए भी वे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या है दक्षिण क्या है वाम, बस इतना ही लिखना है, क्या है दक्षिण क्या है वाम, ठीक है, क्या है दक्षिण क्या है वाम। विक्षोभ, उनकी कविताओं में विक्षोभ कठोर राजनीतिक व्यंग के रूप में भी आता है, जहां वे, फिर वही बात बतानी है, जहां वे जनतंत्र को वोट तंत्र, लोकतांत्रिक चुनाव को टिकट के बंटवारे में हेराफेरी तथा दुर्घटना, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के बाद है ना, राजनीतिक जो नेता हैं, ठीक है, राजनीतिक नेताओं द्वारा हवाई सर्वेक्षण को देखकर उत्पन्न होता है। तो बेसिकली विक्षोभ और क्या है, कठोर राजनीतिक व्यंग के रूप में इन कारणों से उत्पन्न होता है ना। और वे कह पढ़ते हैं वही बात कि रेशम की साड़ी डांटो उड़ती फिरो गगन में, ठीक है, हरिजन गिरजन भूखों मरते तुम बोलो डन में, ये बात कहिएगा। फिर आप क्या बताएंगे, कंक्लूजन फिर देंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्क्सवादी विचारधारा भले ही नागार्जुन के काव्य कर्म में महत्वपूर्ण है, परंतु उनकी कविता परिवर्तन और न्याय के लिए पाठक के मन को संस्कारित करती है। जो हिंसक क्रांति है, जो उनकी कविताओं में कई बार जो हिंसक क्रांति दिखती है, वह काव्यानुभूति का मूल भाव नहीं, बल्कि जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उत्पन्न हुआ है, तो आपने ये कंक्लूजन दे दिया और आपका ये आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा नागार्जुन खत्म हो गए। अब कल की क्लास में हम लोग मुक्तिबोध करेंगे, और मैं क्या करूंगा, आपको ये बताऊंगा कि अब गद्य वाला काम कैसे करना है। तो 2 काम हमें करना है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।